हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की वायव राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। अब हम द्वैतवादी संकल्पना की तरफ चलते हैं। द्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक खासकर दो तारों के सहयोग से मानी गई है और इसी कारण से इस संकल्पना को बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सबसे पहली आती है चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया और इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है वरन उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना, इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन उसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। यानी कि चैम्बरलिन ने ये माना कि निहारिका से पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि दो विशाल तारों के सहयोग से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी विशाल तारा था। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था बल्कि ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। अब देखो, ये भी उन्होंने एक परिकल्पना की है, तो ये एक कल्पना ही है उनकी कि जब ग्रह निर्माण हुए थे उससे पहले सूर्य गर्म और गैसपूर्ण नहीं था बल्कि ठोस कणों से निर्मित चक्राकार तथा शीतल था और ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया और इस प्रकार पास आते तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कण बाहर हो गए और प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूली कण के रूप में थे और इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लानेटिसिमल कहा जाता है और ब्रह्मांड में इन बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु बड़े आकार के थे और इन बड़े आकार के ग्रहाणुओं ने बाहरी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र के रूप में कार्य किया और इन बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने मिलकर वृहत रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया और फिर असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर वृहत आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का निर्माण किया या ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुए। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को बताया जाता है और इस परिकल्पना के अनुसार कि पृथ्वी कभी भी तरल अवस्था में नहीं रही क्योंकि पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई है। तो प्रारंभ में क्या हुआ था कि निर्माण केंद्र अधिक घनत्व वाला था, ठोस था तथा ये ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूहन से बना था। जो जो अन्य ग्रहाणु इससे जुड़ते गए पृथ्वी का आकार प्रारंभ में तीव्र गति से और बाद में मंद गति से बढ़ता गया और एक निश्चित समय में पृथ्वी अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया और जो मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान में सूर्य बन गया। यानी कि सूर्य स्टार्टिंग में ठोस कणों से निर्मित माना था और उससे असंख्य छोटे छोटे धूली कण अलग हुए। जब उसके पास दूसरा साथी तारा आया तो साथी तारे की ज्वारीय शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से बहुत सारे छोटे छोटे कण अलग हुए और वही ठोस रूप धारण करके ग्रहों का निर्माण किया। तो इस तरह से पृथ्वी कभी भी तरल अवस्था में नहीं रही इस सिद्धांत के अनुसार और उसका जो केंद्र है वो अधिक घनत्व वाला ठोस है क्योंकि वो बहुत सारे ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा बना है। इस सिद्धांत द्वारा इस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना का हमें ज्ञान होता है। साथ ही वायुमंडल का संगठन। प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तो उस समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था, पर जो जो पृथ्वी का आकार बढ़ता गया उसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। दो प्रमुख स्रोतों से मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ बताया जाता है। प्रथम बाह्य उद्गम स्थान, जब पृथ्वी का आकार बढ़ा
या हम कहें कि पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया था, तो उसने स्वतंत्र जो वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया और वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक थी और बाद में धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम कण रहे होंगे। आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल के जैसे आंतरिक उद्गम स्थान यानी ज्वालामुखी वगैरह, इनके द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई और बाह्य उद्गम स्थल से सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही इसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण भी धीरे धीरे संभव हुआ। जैसे कि ग्रहाणु आपस में मिल मिल के पूरा ग्रह बनाया पृथ्वी, इसी तरह इसमें वायुमंडल जो तत्व है वो भी धीरे धीरे, यानी कि प्रारंभ में आकार बढ़ने पे धीरे धीरे उसमें वायुमंडलीय परमाणुओं का आत्मसात हुआ और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें आंतरिक उद्गम स्थान से प्राप्त हुआ। अगला है उष्मा की उत्पत्ति। तो देखो, पृथ्वी में उष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के कारण ही हुई और कई इसके चैम्बरलिन और मोल्टन ने इसके कई कारण बताए। पहला कारण, जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था तो उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के कारण उष्मा की उत्पत्ति हुई। दूसरा इन्होंने बताया, जो ग्रहाणुओं का समूहन बढ़ता गया, केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण ताप क्रम में वृद्धि होने लगी। तीसरा इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्संगठन हुआ, जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले हो गए और उष्मा बढ़ गई। तो इस तरह से जो इन कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त उष्मा की उत्पत्ति हो गई और जिससे ज्वालामुखी क्रिया के आविर्भाव से विभिन्न गैसें बाहर आकर वायुमंडल के निर्माण में सहायक हुई। तो इस तरह इस सिद्धांत के द्वारा हम उष्मा की उत्पत्ति की भी व्याख्या कर सकते हैं कि आपस में कण जुड़ रहे थे तो उनके आकर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न हुई, जब समूहन बढ़ गया तो दबाव के कारण हुई। तो ये काफ़ी इन्होंने कारण बताए। महासागरों की उत्पत्ति, जब वायुमंडल में स्थित जल वाष्प पूरी संपृक्त अवस्था में यानी कि पूरी संपृक्त हो गई थी तो जल वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। और देखो, सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये तब तक बढ़ते गए जब तक ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गई। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित होने लगा और इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे और बाद में धीरे धीरे विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर महासागरों का रूप धारण किया। और पुनः महासागरों और महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण अपक्षय बताया गया। तो इस तरह से जैसे कि जब जल वृष्टि हुई तो जो स्थल का क्षारीय पदार्थ था घोल के रूप में उसके साथ मिल गया और इस घोल का कुछ भाग जलमंडल में चला गया और जो स्थल भाग था उस पर क्षारीय तत्व कम हो गए तो अम्लीय पदार्थों की वृद्धि हुई। अम्लीय पदार्थों की वृद्धि के कारण स्थलीय भाग है उनका भार कम हो गया और वो उनका जो है भार कम होने के कारण जलमंडल का तल ऊपर उठने लगा तथा स्थल भाग का निम्न भाग इसमें जलमग्न हो गया। तो अब क्या हुआ कि स्थल भाग का जल भाग की अपेक्षा विस्तार कम होने लगा और अत्यधिक जल भाग के कारण जलमंडल की तली नीचे की ओर खिसकती गई और इस तरह जलमंडल का निरंतर विस्तार होता गया। जब तक ग्रहाणुओं के संग्रह से पृथ्वी का आकार बढ़ता गया तब तक महासागरों में विस्तार तथा उनकी गहराई में वृद्धि होती गई। इस तरह चैम्बरलिन के अनुसार महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान वितरण किसी निश्चित नियम के अनुसार संभव नहीं हुआ। पृथ्वी के संपूर्ण निर्माण काल तथा विकास की अवधि के समय पृथ्वी के अंतःकरण में दबाव बढ़ता गया जिसके निरंतर ताप में वृद्धि होती गई जिससे आगे चलकर ज्वालामुखी क्रियाओं का जन्म हुआ। तो इस तरह से पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं में 3 मुख्य दशाएं पाई जाती है। पहली ग्रहाणुओं के संग्रह का समय, ज्वालामुखी उद्गार का समय और वास्तविक भूगर्भिक काल। तो ये तो था चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना जिसमें उन्होंने
पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, वायुमंडल का संगठन, उष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति आदि के बारे में व्याख्या की आदि की परिकल्पना के अनुसार। लेकिन इसका भी मूल्यांकन किया गया तो इसमें भी कुछ समस्याओं का पूर्ण रूप से हल नहीं किया गया है इस विचारधारा में। जैसे पहला तो यही है कि एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से, यानी कि एक छोटे से सूर्य से इतने बड़े सौरमंडल या संपूर्ण सौरमंडल की रचना कल्पना मात्र ही जान पड़ती है। दूसरा, ग्रहों का निर्माण अलग अलग रूप में हुआ है, अलग अलग ग्रहाणु इकट्ठे हुए, उनसे ग्रह बने। तो ग्रह एक नियम अनुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, यानी कि सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं तो, और सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो ये किस तरह संभव हुआ। अगला है कि ग्रहाणुओं के संवर्धन एवं समूहन की क्रिया पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई कि समूहन के द्वारा 9 ग्रह ही क्यों बने, अधिक अथवा कम क्यों नहीं बने। और अगला है कि ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के संवर्धन से हुई मान ली जाए तो ग्रहों में उतना कोणीय आवेग नहीं हो सकता जितना कि इस समय इसमें है। और इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल में तरल अवस्था में थी। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल की रचना के विषय में यह परिकल्पना गलत धारणा प्रस्तुत करती है। जैफ्रिज महोदय के अनुसार मौलिक ग्रह नाभिक वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करने में समर्थ नहीं था, और अगर इसके साथ कुछ गैस और जल भी थी भी तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि नाभिक ग्रहाणु बहुत हजारों किलोमीटर नीचे दबा था। अतः वायुमंडलीय ग्रहाणु द्वारा बना होना चाहिए। परंतु ये भी नहीं जान पाते हैं कि ग्रहाणु संभवतः शुष्क तथा वायुमंडल विहीन रहे होंगे। इस प्रकार जैफ्रीज के अनुसार ये परिकल्पना पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाने में अपूर्ण तथा असमर्थ है। तो इस तरह से ये थी ग्रहाणु परिकल्पना जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में दी। तो इसमें से जो छोटे क्वेश्चन है वो ये आ सकते हैं कि ग्रहाणु किसे कहते हैं या प्लानेटिसिमल किसे कहते हैं। तो आपको इसमें बारे में बताना है कि प्लानेटिसिमल है वो चैम्बरलिन ने सूर्य के धरातल के पास आते तारे की आकर्षण शक्ति से निकले असंख्य छोटे छोटे कणों को ग्रहाणु या प्लानेटिसिमल नाम दिया। ये भी आ सकता है ग्रहाणु परिकल्पना के द्वारा आप पृथ्वी की उत्पत्ति, रचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, उष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना